गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ के बीकॉम पार्ट प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अनुबंध क्या होता है और अनुबंध के लक्षण क्या हैं या वैध अनुबंध के क्या लक्षण होते हैं। धारा 10 में हमने वैध अनुबंध के लक्षणों को जाना था। आज की इस वीडियो क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ही आगे बात करेंगे ठहराव की, कि ठहराव क्या होता है। और अनुबंध हमने पिछले क्लास में जाना और इस क्लास में देखेंगे कि ठहराव क्या होता है और ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर होता है। क्योंकि हम कानून पढ़ने जा रहे हैं और एक आम आदमी तो ठहराव और अनुबंध को एक ही चीज़ मानेगा, उसकी निगाह में उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन हम कानून के विद्यार्थी होने के नाते ये अवश्य जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो पहले अपन ठहराव देख लें कि ठहराव क्या होता है। इसके पहले कि मैं ठहराव की परिभाषा आपको बताऊं, एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि अनुबंध क्या होता है, ताकि आपको ध्यान आ जाए। पिछले वीडियो में अपन ने अनुबंध की परिभाषा जानी थी और धारा 2H में अनुबंध की परिभाषा बताई गई थी। तो अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है, ये अनुबंध की परिभाषा थी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि क्योंकि हम कानून पढ़ रहे हैं तो हमें धाराएं याद होनी चाहिए और साथ ही साथ केस स्टडीज़ भी हमें पता होने चाहिए कि कौन सा केस कहाँ लग सकता है और उपयुक्त स्थान पर केस का प्रयोग एग्जाम में करना चाहिए। तो पहले आज ठहराव देख लेते हैं कि ठहराव क्या होता है। डेफिनेशन जो है ठहराव की वो धारा 2E में बताई गई है। अब धारा 2E में जो ठहराव की परिभाषा बताई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह, प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो धारा 2H में तो अनुबंध की परिभाषा है और धारा 2E में ठहराव की परिभाषा दी गई है कि ठहराव क्या होता है। तो प्रत्येक वचन तथा प्रत्येक वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं या प्रतिफल होते हैं, ठहराव कहलाता है। अब वचन क्या होता है ये देख लेते हैं ताकि हमें वचन का अर्थ पता लग जाए और हम ठहराव के अर्थ को भली भांति समझ सकें। तो इस परिभाषा के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वचनों के आदान प्रदान से ही ठहराव का जन्म होता है। मतलब ये परिभाषा जो अपने देखी, इस परिभाषा को ध्यान से अगर पढ़ें तो ये पता लगता है कि वचनों के आदान प्रदान से ही ठहराव का जन्म होता है। ठहराव के लिए प्रस्ताव किया जाता है और जब प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी जाती है तो वह ठहराव बन जाता है। स्वीकृति देने से प्रस्ताव वचन बन जाता है। मतलब जब आप किसी व्यक्ति के समक्ष कोई प्रस्ताव रखते हैं और वह व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वह वचन बन जाता है और स्वीकृति देने से प्रस्ताव वचन या प्रॉमिस बन जाता है। तब प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति को यानी प्रस्तावक को प्रॉमिसर या वचनदाता तथा स्वीकार करने वालों को वचन ग्रहीता या प्रॉमिसी कहा जाता है। मतलब पहले तो वो प्रपोजर या एक्सेप्टर ही होते हैं, लेकिन जब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है यानी कि जब प्रस्ताव ठहराव बन जाता है तो प्रस्ताव जो व्यक्ति देता है प्रस्तावक को वचनदाता या प्रॉमिसर कहते हैं इंग्लिश में, और स्वीकर्ता जो प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है उसको वचन ग्रहीता या प्रॉमिसी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इन दोनों द्वारा वचनों को आदान प्रदान करने से ठहराव का जन्म हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार इन दोनों द्वारा, प्रस्तावक और स्वीकारक द्वारा वचनों का जो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान करने से ही ठहराव का निर्माण होता है। इनके आपसी वचन ही एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं। इन्हें सूत्र रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू वचन इज इक्वल टू ठहराव। मतलब अगर मैथमेटिकल टर्म्स में हम बात करें कि ठहराव क्या होता है तो ठहराव इज इक्वल टू प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। संक्षेप में सीधे सीधे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति
प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वह ठहराव बन जाता है। इस प्रकार ठहराव दो व्यक्तियों के द्वारा दी गई पारस्परिक सम्मतियों का ही परिणाम है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, या सामान्य शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष कोई प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रकट कर देता है या अपनी हामी दे देता है तो वह प्रस्ताव स्वीकार होने के उपरांत ठहराव बन जाता है। तो ये विद्यार्थियों, आपको मैंने ठहराव का अर्थ या ठहराव की परिभाषा बताई कि ठहराव क्या होता है। तो अभी तक अपन ने ये देखा कि अनुबंध क्या होता है, एक अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं और ठहराव क्या होता है। ठहराव की परिभाषा हमने 2E में देखी, सेक्शन 2E के तहत ठहराव की परिभाषा देखी। तो ठहराव कुछ नहीं है बल्कि प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव किया जाता है, स्वीकारक द्वारा जब उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी जाती है तो वो ठहराव बन जाता है। तो सामान्य शब्दों में या मैथमेटिकल टर्म्स में या गणितीय भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू ठहराव। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठहराव का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन देखते हैं कि अनुबंध और ठहराव में क्या अंतर है, क्योंकि अपन ने ठहराव देख लिया क्या होता है, अनुबंध की भी परिभाषा अपन ने देख ली। तो अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब अंतर पहला तो है वो परिभाषा का ही है कि ठहराव की जो परिभाषा है वो धारा 2E में बताई गई है और अनुबंध की परिभाषा धारा 2H में बताई गई है। और परिभाषाएं क्या हैं? ठहराव की परिभाषा ये है कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठहराव है। और अनुबंध की परिभाषा है कि अनुबंध वह ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। तो पहला डिफरेंस परिभाषा का हुआ, तो इसमें हम दोनों परिभाषाएं लिख देंगे और साथ ही साथ ये भी लिख देंगे कि ठहराव की परिभाषा धारा 2E में बताई गई है, जबकि अनुबंध की परिभाषा को धारा 2H में परिभाषित किया गया है। दूसरा है निर्माण का, कि किसका निर्माण कैसे होता है। तो ठहराव का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृति करने से होता है। ठहराव कैसे बनता है? अभी अपन ने परिभाषा देखी कि ठहराव का निर्माण कब होता है? जब प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी जाती है। और ठहराव अनुबंध का निर्माण कैसे होता है? ठहराव तथा उसकी प्रवर्तनीयता से अनुबंध का निर्माण होता है। अनुबंध कैसे निर्मित होता है? अनुबंध के लिए ठहराव का होना जरूरी है और न केवल ठहराव का होना जरूरी है बल्कि ठहराव इस प्रकार का होना चाहिए जिसको कानून के द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सके। ये अपन ने पहले परिभाषा में देखा हुआ है। तो जहाँ तक ठहराव के निर्माण का सवाल है, ठहराव का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृति करने से होता है और अनुबंध का जो निर्माण है वो ठहराव तथा उसकी कानून द्वारा प्रवर्तनीयता के कारण से होता है। तीसरा अंतर है वैधानिक अधिकार का एवं दायित्व का, कि वैधानिक अधिकार एवं दायित्व क्या है। तो ठहराव से पक्षकारों के वैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होना आवश्यक नहीं है। मतलब ठहराव के कारण से वैधानिक उत्तरदायित्व या वैधानिक अधिकार उत्पन्न होंगे ऐसा कहना आवश्यक नहीं है, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। परंतु अनुबंध के निर्माण से पक्षकारों के बीच वैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म अवश्य होता है। मतलब ठहराव किसी प्रकार के वैधानिक अधिकार और दायित्व प्रदान करेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि अनुबंध का निर्माण होता है दो पक्षकारों के मध्य तो वैधानिक अधिकार और दायित्व का उदय अवश्य होता है। चौथा अंतर है आवश्यकता का। तो जहाँ तक आवश्यकता के अंतर का सवाल है, ठहराव के लिए किसी प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठहराव प्रस्ताव और स्वीकृति के द्वारा ही किया जा सकता है, परंतु अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। जैसे अपन ने परिभाषा में भी देखा कि धारा 2 इसमें बताया गया है कि अनुबंध क्या है? अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। तो ठहराव के लिए अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, परंतु अनुबंध के लिए ठहराव का होना आवश्यक है। पांचवा अंतर है वैधानिक बाध्यता। जहाँ तक वैधानिक बाध्यता का सवाल है, ठहराव वैधानिक रूप से बंधनकारी
नहीं होता है। मतलब ठहराव जो है जिसमें वैधानिकता नहीं होती हम कह सकते हैं, या वैधानिक रूप से बंधनकारी नहीं होता, और अनुबंध निश्चित रूप से वैधानिक रूप से बंधनकारी होता है। मतलब जब ठहराव अनुबंध का रूप ले लेता है, यानी उसको कानून द्वारा प्रवृत्तिता हासिल हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ठहराव जो है, ऐसी स्थिति में अनुबंध से वैधानिक रूप से बंधनकारी हो जाता है। तो जहाँ तक वैधानिक बाध्यता का सवाल है, ठहराव वैधानिक रूप से बंधनकारी नहीं होता है और अनुबंध निश्चित रूप से वैधानिक रूप से बंधनकारी होता है। और अंतिम अंतर है अवधारणा का क्षेत्र। ठहराव एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनुबंध भी सम्मिलित है। मतलब जहाँ तक क्षेत्र का सवाल है, स्कोप का सवाल है, ठहराव का क्षेत्र बड़ा है क्योंकि ठहराव में अनुबंध भी शामिल है। और अनुबंध का एक सीमित अवधारणा है, सीमित क्षेत्र है, जिसमें एक विशेष प्रकार के ठहराव भी सम्मिलित होते हैं। मतलब अनुबंध का क्षेत्र थोड़ा सा सीमित है ठहराव की तुलना में, क्योंकि अनुबंध में केवल वही ठहराव सम्मिलित होते हैं जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, लेकिन ठहराव में वे सभी ठहराव शामिल हैं जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं अथवा नहीं होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये कुछ अंतर के आधार पर मैंने आपको 6 अंतर बताए जो कि ठहराव और अनुबंध में होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो क्लास में मैंने जो बताया कि ठहराव क्या होता है, ठहराव की क्या परिभाषा है, ठहराव का क्या अर्थ है, साथ ही साथ एक ठहराव और अनुबंध में क्या अंतर होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया या किसी प्रकार की कोई कठिनाई आप अनुभव करते हैं तो आप सबके पास मेरे नंबर हैं। आप मुझे अपने फ़ोन से फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके अपनी समस्या बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी समस्या होगी उसका तुरंत निराकरण कर सकूं। तो आज की वीडियो क्लास में यही समाप्त करता हूं और कल अपन किसी नवीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।